सर मेरे पापा तो सिर्फ 32 के। अच्छा, तो उन्होंने पेड लिया होगा ना, फिर तो पे करके लिया होगा। नहीं सर, उन्होंने भी आपकी तरह ऑनलाइन ही लिखवाया था, पर उनके टर्म जल्दी आ गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, कभी ना कभी टर्म तो आ ही जाएगी। वैक्सीन वैक्सीन का स्टोरेज ज्यादा होगा तो कोटा भी बढ़ जाएगा। चलो फिर, नाउ लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक हेल्थ हैजार्ड इन द सेरिकल्चर। देखिए सभी लोग, हेल्थ हैजार्ड इन सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हेल्थ हैजार्ड कौन कौन से होते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चैलेंजेस के बारे में बता दूं। Children, you all know that in the sericulture we used to boil a great number of cocoons in the hot water. हम लोग hot water में great number of cocoons को boil करते हैं. Then in the hot water there will be a dead bodies of all these animals, all the silkworms, सभी silkworms की dead bodies होंगी. Now why we are boiling the cocoon in the hot water? Hot water में आप cocoons को क्यों boil करते हो? The basic reason is that we want to remove the silkworm and I want to lose the fibers. मैं fibers को lose करना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर पेपर 4 है। सर बट ये 7th की क्लास से 6th का लड़का आ गया। सर 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है वो। सिक्स का कौन आ गया भाई? चलो जाए यहाँ से। आपकी क्लास कहाँ पे है, वहाँ पे जाइए। 6th क्लास का कोई भी बच्चा मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। सर वो 6th स्टैंडर्ड का था। हो जाता है बेटा, बाई चांस हो जाता है। चलो चलो बेटा, तो नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस। सी, इन द सेरिकल्चर व्हाट वी जनरली डू, हम लोग एक एडल्ट सिल्क मॉथ को लेते हैं। एडल्ट फीमेल सिल्क मॉथ जो हेल्दी हो उसको हम चूज करते हैं। फिर उससे एग देगी, वो एग देगी। एग को हैच करके कैटरपिलर्स बाहर आएंगे। फिर कैटरपिलर्स मलबरी लीव्स को ईट करके अपने आप को ग्रो करेंगे। ग्रो होने के बाद स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग के थ्रू कुकुन का फॉर्मेशन होगा और उस कुकुन से सिल्क फाइबर्स को गेन करने के लिए मैं पूरे के पूरे कुकुन्स को हॉट वाटर में डाल दूंगा। ठीक है, आई विल पुट द होल कुकुन्स इन द हॉट वाटर। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? दिस थिंग आई विल डू फॉर द सेक ऑफ 2 पर्पस। ये काम करने के पीछे जो मेरा एम है वो 2 है। फर्स्ट नंबर, आई वॉन्ट टू टेक आउट द फाइबर्स फ्रॉम द कुकुन। मैं कुकुन से फाइबर्स को बाहर निकालना चाहता हूं। इसके लिए क्या उसको गर्म करना जरूरी है? यस, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो, यू ऑल नो दैट द कुकुन विल बी वेरी वेरी हार्ड बिकॉज द कुकुन इज मेड अप फ्रॉम द प्रोटीन। बेटा याद करो मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, that the cocoon is made up of from the protein. This protein will be loose till it will be in the body. जब तक ये बॉडी के अंदर होगा तब तक ये लूज होगा, लेकिन जैसे ये बॉडी के बाहर आएगा तुरंत हार्ड हो जाएगा। तो कुकुन काफी ज्यादा हार्ड होता है। उस हार्ड कुकुन से कोई भी फाइबर आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। फाइबर्स को अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो कुकुन को लूज करना पड़ेगा। ठीक है, और लूज करने के लिए आपको उसे गर्म पानी में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो गर्म पानी में डालने के पीछे आपके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट नंबर, यू वांट टू लूज the cocoon so that it can be taken out in the form of reeling.
रीलिंग के थ्रू आप उसको वहां से बाहर निकाल सको। सेकेंड नंबर, आई वॉन्ट टू रिमूव द सिल्क वॉर्म, मैं सिल्क वॉर्म को वहां से हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों काम मेरे फुलफिल हो जाएंगे। तो बच्चों एक बात आप लोग याद रखो, जब कभी भी आप हेल्थ हैजार्ड के बारे में पढ़ते हो तो याद करो, हेल्थ हैजार्ड मतलब सेरिकल्चर जब आप कर रहे हो, when you are doing the sericulture as a worker, if you are participating in the process of sericulture, then what type of health related issues may come in front of you. Please try to understand and try to analyze the whole scenario. The sericulture is not going to do in a very small part, but it will be conducted in a very bigger part. All the processes will be done in a bigger aspect. Okay. अब आपके पास बहुत सारे कुकुन्स हैं। इन सभी कुकुन्स को जब आप हॉट वाटर में डालोगे तो हॉट वाटर में डालने के बाद कुकुन लूज हुआ या नहीं हुआ वो देखने के लिए आपको एक आदमी लगाना पड़ेगा। That person will check it out whether the cocoon fibers have been loosened or not. Then after you will check whether you would be able to take it out in the form of reelings or not. क्या आप उसको रील की फॉर्म में बाहर निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे तो आपको उसे और ज्यादा बॉइल करना होगा, और अगर निकाल पाओगे तो निकाल लोगे। इसके लिए बेटा जो वर्कर्स हैं, द वर्कर्स मस्ट हैव टू पुट देयर हैंड इन द हॉट वाटर। उनको गर्म पानी में अपना हाथ डाल करके कुकुन्स को टच करना पड़ता है। उनको देखना पड़ता है कि कुकुन्स लूज हुए या नहीं हुआ, कुकुन्स सॉफ्ट हुआ या नहीं हुआ। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिस पानी में आपने कुकुन को डाला है क्या वहां पे सिर्फ कुकुन है? कुकुन के अलावा वहां पर डेड बॉडीज भी है, ठीक है ना? तो वहां पर डेड बॉडीज की डेथ हो गई, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म था आपने उसको गर्म पानी में डाल दिया तो उस पूरे के पूरे वाटर में डेड बॉडीज आ गई। अब कितने कुकुन्स को आप बॉइल करते हो एक बार में? एक बार में कितने नंबर ऑफ कुकुन्स आप लोगे? नियर अबाउट टू बी 6000 to 7000, 6000 से लेकर के 7000 तक एक बार में आप कुकुन्स को चूज करोगे। यू विल बॉइल द कुकुन्स नियर अबाउट टू बी फ्रॉम 6000 to 7000 एट वंस, एक बार में। अब ये काम करने के लिए आपको बड़े बड़े कंटेनर चाहिए। यू ऑल कैन इमेजिन, अब जब इतने ज्यादा कुकुन्स आपको बॉइल करने हैं तो आपको एक बड़ा सा कंटेनर चाहिए। उस कंटेनर को हीट करने के लिए आपको काफी बड़े अमाउंट में फायर होना चाहिए, वहां पे आग होनी चाहिए ताकि पूरा का पूरा कंटेनर गर्म हो। उस कंटेनर में जो पानी है वो पानी भी गर्म हो। जब वो पानी गर्म होगा तो कुकुन को गर्म करेगा, ठीक है ना? तो जब आप इतना बड़ा बर्नर लगाओगे तो बर्नर से आवाज निकलेगी, वो आवाज आपके कानों में जाएगी, ठीक है? इतना ज्यादा जब वहां पे आग जल रही है तो उस आग से निकलने वाला CO2, the CO2 which is coming out from the fire, that CO2 will also go in your body. It will harm your body because your body demanded for the oxygen, but by compulsion, because of the compulsion of the job, because of the compulsion of the work, the worker must have to be stand nearby the container in order to check it out whether the cocoons have been loosened or not. ठीक है? तो उसको वहां पे खड़े रहना पड़ेगा। उसकी बॉडी में क्या जाना चाहिए? ऑक्सीजन, लेकिन जा क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी? यस, इट मे बी और मे नॉट, क्योंकि जब तक वो काम कर रहा है तब तक वो फैक्ट्री में है, लेकिन काम करने के बाद जब वो घर पे आएगा तब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होगा। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का काम है। रोज कम से कम every day from 14 to 16 hours, every day from 14 to 16 hours, that person is working in your factory for the sericulture. सेरिकल्चर के लिए वो आपकी इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है? तो रोज 17 से 18 घंटे वो आपके यहाँ बिताता है। तो 17 से 18 घंटे तक लगातार CO2 अपनी बॉडी में लेगा, तो क्या उसकी बॉडी हेल्दी होगी? क्या उसका हेल्थ मेंटेन हो पाएगा? अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, when the person will put its hands in the hot water to check it out whether the cocoons have been loosened or not, जो कुकुन है वो लूज हुआ है या नहीं है, वो देखने के लिए जो वर्कर है वो अपना हैंड
हॉट वाटर में डालेगा तो उसके हैंड में मान लो अगर पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ था, मान लो घर पे चोट लग गई या किसी वजह से कुछ एनवायरमेंटल फंगल इन्फेक्शन हो गया उसके हाथ पे, और वही वाला हाथ अगर उसने गर्म पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब जो आप कुकुन सेलेक्ट करोगे, कुकुन से निकलने वाला जो फाइबर होगा, द फाइबर विल ऑल्सो बी इन्फेक्टेड। ठीक है, उस फाइबर से बनने वाले जो क्लॉथ्स होंगे वहां तक भी इन्फेक्शन जा सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड नंबर, the person is putting his hand in the water which is having the dead bodies near about to be 6,000 to 7,000 dead bodies. That worker is putting its hand in the water which is having 6,000 to 7,000 dead bodies, जहां पर 6,000 से लेकर के 7,000 तक डेड बॉडीज है वहां पर। ठीक है, 6,000 से लेकर के 7,000 तक वहां पे डेड बॉडीज हैं। एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। 6,000 से लेकर 7,000 तक डेड बॉडीज हैं वहां पर, और वो बार बार अपना हाथ वहां पे डाल रहा है। देन इट मे बी पॉसिबल दैट सम ट्रेसेस ऑफ द वाटर मे गो इन इट्स बॉडी। हो सकता है कि कुछ ट्रेसेस उसकी बॉडी में चले जाएं, या फिर मान लो अगर उसको हाथ में कहीं चोट लगी है, मान लो उसके हाथ में यहाँ पे चोट लगी है और वही वाला हाथ, मतलब उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है लेकिन उसके हाथ में चोट लगी है और वही वाला हाथ उसने गर्म पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर बच्चों याद रखो, हॉट वाटर में 6,000 डेड बॉडीज हैं। वो हॉट वाटर हो सकता है थोड़ा बहुत, द सम ट्रेसेस ऑफ द हॉट वाटर मे एंटर इन द बॉडी ऑफ द पर्सन फ्रॉम द वाउंड। चोट से, जहां पे चोट लगी है वहां से ये गर्म पानी उस पर्सन की बॉडी में जा सकता है, जाने के चांसेस हैं। देन दिस सिचुएशन कैन मेक दैट पर्सन टू बी इल। ये परिस्थितियां उस इंसान को बीमार बना सकती है। ठीक है, ये कुछ बातें थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना है सर? और उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी, सिल्क वर्म अगर मर जाता है तो? आएगी, स्मेल आएगी ना, बिल्कुल आएगी, लेकिन क्या करेंगे, हमको तो अभी सहना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको काम करना है। सर उससे भी पॉल्यूशन बिल्कुल होगा, नहीं स्मेल से पॉल्यूशन नहीं होगा, स्मेल से पॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज स्मेल इज नॉट अ गैस। स्मेल कोई गैस नहीं है ना, स्मेल से पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन स्मेल की वजह से हैजार्ड, हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में फ्रेश एयर जाना चाहिए, लेकिन अभी जो एयर जा रही है वो कैसी है, पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो चलो बच्चों एक एक करके हम इसको पढ़ते हुए जाते हैं और एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी द पेज नंबर 46, हेल्थ हैजार्ड्स इन सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हेल्थ हैजार्ड्स कैसे होते हैं, देखिए तो। Some of the health hazards associated with sericultures are, first number, the handling of dead worms with bare hands. The handling of dead worms with bare hands. The handling of dead worms with bare hands contributes to infection and illness. मतलब डेड वर्म्स को आप हैंडल कर रहे हो विथ बेयर हैंड्स, मतलब आपने अपने हाथों पर किसी भी तरह का कोई कवर नहीं लगाया है, एंड विदाउट कवरिंग योर हैंड, अपने हाथों को कवर किए बिना, अपने हाथों को कवर किए बिना आपने अपने हैंड को गर्म पानी में डाल दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से इलनेस और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, इलनेस और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, वर्कर्स जनरली नीड टू डिप देयर बेयर हैंड्स इनटू द हॉट वाटर। जो वहां पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, वर्कर्स जनरली नीड टू डिप देयर बेयर हैंड्स इनटू द हॉट वाटर एंड जज बाय टच
whether the fine threads of the silk have loosened enough to be bound. वहां पर जो कुकुन है, कुकुन की चारों तरफ जो सिल्क है, वो सिल्क लूज हो गया है या नहीं हुआ है, इस बात के लिए वहां पे वर्कर्स को चेक करना होता है। तो वर्कर्स को अपना हाथ डाल के चेक करना पड़ता है कि सब कुछ ठीक वहां पे लूज हो रहा है या फिर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो वाटर को और ज्यादा बॉईल करना होगा, और अगर हो गया है तो रीलिंग प्रोसेस के थ्रू फाइबर्स को बाहर निकालना है। ठीक है, दिस कॉजेज ब्लिस्टर्स एंड ओपन वाउंड इंजरीज लीडिंग टू इन्फेक्शन। नाउ स्टैंडिंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 12 to 16 आवर्स अ डे, रोज लगभग 12 से 16 घंटे तक लगातार काम करना, रोज लगभग 12 से 16 घंटे तक काम करना। दिस विल अल्टीमेटली पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर बॉडीज। ये उनकी बॉडी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ये उनकी बॉडी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। प्लीज ट्राई टू इमेजिन द कंडीशन वेयर the big containers have been kept with water. In the container there will be a water and the dead bodies, and you have to deal with that scenario near about to be 12 to 16 hours every day. 12 से 16 घंटे तक लगातार आपको रोज काम करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि जो आवाजें हो रही हैं, वहां पर जितनी भी आवाजें होंगी, उन वो आवाजें, all the sounds will continuously go in my ears. वहां पर जितनी भी आवाजें हो रही हैं, all the sound will continuously go in my ears, due to which there may be some hearing problem in my body. हो सकता है शायद कि मुझे सुनने में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, और हो सकता है ये प्रॉब्लम परमानेंट हो जाए, क्योंकि रोज एवरी डे आई यूज टू हियर दीज साउंड्स टिल एवरी डे आई यूज टू हियर दीज साउंड्स एवरी डे आई यूज टू हियर दीज साउंड्स टिल 12 to 16 आवर्स। 12 से 16 घंटे तक रोज मैं इसको सुनता हूं। ठीक है, तो हो सकता है शायद मेरे बॉडी में सुनने की मेरी कैपेसिटी कम हो जाए। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 12 to 16 आवर्स अ डे, रीडिंग द फाइन सिल्क थ्रेड मे लेड टू हेल्थ डिसऑर्डर लाइक बैक एक्ट। सीधी सी बात है, आप इतने देर तक खड़े होकर काम करोगे, देन अल्टीमेटली देयर मे बी पेन एट योर बैकबोन। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपके बैकबोन है, बैकबोन में पेन हो सकता है, आपके बैकबोन में पेन हो सकता है। ठीक है, स्पाइन एंड द विजन रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो बेटा, लगातार आप CO2 को अपनी बॉडी में ले रहे हो, और कहीं ना कहीं ये आपके विजन को भी इफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं ये आपके विजन को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है ना। Third number, vapors from boiling cocoons and diesel fumes. Vapors from boiling cocoons and the diesel fumes from machines may lead to respiratory disease such as asthma and bronchitis. आप गर्म पानी से निकलने वाले वेपर, since you have to work in the factory till longer time, you will be in touch with the fumes of fuel and the vapor of water. Your body will be in touch with the fumes of CO2, the fumes of fuel. फ्यूल के जलने की वजह से जो फ्यूम्स क्रिएट होंगे,
आपकी बॉडी उन फ्यूम्स के टच में आएगी और गर्म पानी से निकलने वाले वेपर के टच में आएगी। ये फ्यूम्स और वेपर काफी लंबे समय तक आपके बॉडी के साथ में रहेंगे। हो सकता है जब आप सांस लोगे तो ये वेपर और CO2, द वेपर एंड CO2, द वाटर वेपर फ्रॉम द वाटर and the fumes from the fuel, they both will go in your body and they will ultimately put a harm in your body. इससे आपकी बॉडी को हार्म होगा, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, किस तरह का नुकसान होगा आपको? There may be some respiratory disease, कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज आपको हो जाएंगी, जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में हमें लगातार खांसी आती है। अस्थमा में हमें लगातार खांसी आती है। एक बार अगर खांसी आ गई तो 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार लगातार हमें खांसी आएगी। ठीक है, और ऐसा बार बार होता है। दिस इज नोन एज अस्थमा। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस इज द डिजीज इन विच the windpipe through which the wind used to be go in our lungs, the windpipe will get infected. हमारे बॉडी में जो विंड पाइप है, the windpipe which will take air in it and ultimately it will be supplied to the lungs. तो ये जो विंड पाइप है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। ठीक है ना? Fourth number, continuous exposure to the noise made by spinning and the winding machines and looms where the fabric is woven may result in a hearing disorder. तो वहां पर आपकी स्पिनिंग मशीन होगी, वहां पे लूम मशीन होगी। बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लूम मशीन, वीविंग, निटिंग। लूम इज द नेम ऑफ द मशीन। लूम उस मशीन का नाम है जो वीविंग और निटिंग करती है। लूम इज द नेम ऑफ द मशीन विच विल डू वीविंग एंड निटिंग। वीविंग और निटिंग करने वाली मशीन होती है, उसको बोलते हैं क्या? लूम। ठीक है, लूम। ठीक है बेटा। तो ये सारी मशीन वहां पे शोर करेंगी। स्पिनिंग मशीन लगातार घूम रही है, विंडिंग मशीन लगातार घूम रही है। ठीक है, और लूम मशीन इज ऑल्सो मूविंग कंटिन्यूसली। इट विल डू द फंक्शन ऑफ वीविंग एंड निटिंग। वीविंग और निटिंग का काम भी लगातार वहां पे हो रहा है। देन अल्टीमेटली देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉथ। वहां पर क्लॉथ का फॉर्मेशन होगा। लेकिन बेटा, क्लॉथ का फॉर्मेशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस क्लॉथ को बनाने के लिए कितने तरह के प्रोसेसेस के थ्रू हमें अपने आप को निकालना पड़ा, है ना? अथवा ये सिल्क वॉर्म को ग्रो करो, ग्रो करने के बाद ये कुकुन बनाएगा, गर्म पानी में डालो, तो गर्म पानी से फाइबर निकालो, तो फाइबर निकालने के बाद उसको फाइन थ्रेड्स में कन्वर्ट करो। ठीक है ना? ये सारी बातें थी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन सारी मशीनों के काम करने की वजह से वहां पर कई सारी मशीनें एक साथ काम कर रही हैं। वहां पर कई सारी मशीनें एक साथ काम कर रही हैं। तो कई मशीनों के काम करने की वजह से, कई मशीनों के एक साथ काम करने की वजह से, वहां पर कई मशीनों के एक साथ काम करने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होगा। इतने ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन में आपके जितने भी हियरिंग पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके कान हो गए, है ना, तो कानों में लगातार आवाज जाएगी। देन इट मे बी प्रॉब्लम, देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन योर लिसनिंग स्किल। आपके सुनने की जो क्षमता है, हो सकता है वो थोड़ी बहुत कम हो जाए। ठीक है,
it may be possible that your listening capacity may get decreased due to the continuous use of spinning machine, winding machine, spinning, winding, loom, weaving, knitting. Because of the using of these processes, there may be some negative impact in your hearing part. सुनने वाले पार्ट में हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत गलतियां मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जनरली the workers face while they are working in the factory, while they are doing sericulture in the industry. इंडस्ट्री में अगर आप सेरिकल्चर को परफॉर्म करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको जिनके साथ उनको डील करना होता है। अच्छा बच्चों, चलो यहां पर आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया। ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी द डिस्कवरी ऑफ सिल्क। द बॉक्स हैज बीन गिवन ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 46। लेट्स डिस्कस के ऊपर, लेट्स डिस्कस के ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ है। उस बॉक्स में देखो क्या दिया हुआ है, डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क प्रोडक्शन बिगेन्स इन द चाइना। सिल्क प्रोडक्शन सबसे पहले चाइना में हुआ। कब? 6000 साल पहले। ठीक है। लेजेंड डेट दिस बैक टू द 2640 BC टू द एम्प्रेस ज़ीलिंगची। ज़ीलिंगची ने इसको सबसे पहले देखा था। Who discovered that the certain caterpillar cocoon was created from a single strand of shiny threads। एक shiny threads को लेकर के ठीक है बच्चों। Now she encouraged the sericulture and soon developed। She encouraged the sericulture। तो सबसे पहली बार एक सिंगल थ्रेड को लेकर के इन्होंने डीएनए बनाने की कोशिश की और उन्होंने सेरिकल्चर को, क्या नाम था उनका? ज़ीलिंगची। ज़ीलिंगची, where she used to belong? She used to belong to China। ठीक है। She encouraged the sericulture and soon developed the process of reeling thread from the cocoon, and soon developed the process of sericulture, the process of reeling, the process of reeling thread from the cocoon, the process of reeling thread from cocoon। This was a closely guarded secret। ओके चिल्ड्रन, बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज। ओके ओके, चलो चलो बेटा। तो राइट नाउ वी आर हैविंग द वेरी लेस टाइम, so let's have a discuss that what the homework I had given to all of you last time। आप लोग को अगर याद हो मैंने let's discuss दिया था आपको। Last time I had given you the homework let's discuss, blue box दिया था ना, पढ़ा उसके बारे में आप लोगों ने? यस सर, दिया था। यस सर, पढ़ा। ओके, तो चलिए एक मिनट। Here Agara, here talk with me। here मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलो शायद शी इज नॉट गेटिंग माई वॉइस। आज भी बता ना।
cold. Arzu Batasana, you are getting my voice? Kunjesh Pandit? Yes, sir. Yes, sir. Beta, please give the answer. Let's discuss answer. Yes, sir. लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था मैंने आपको, क्या समझते हैं आप इसके बारे में बताइए। बोलिए बोलिए मुझे। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं सभी के लिए। सेरिकल्चर इज नॉट कंसीडर्ड एन इको फ्रेंडली एक्टिविटी। जब आप सेरिकल्चर करते हो तो हमने उसको इको फ्रेंडली एक्टिविटी नहीं माना है। क्यों नहीं माना है भाई, क्या हो गया? फटाफट बोलो बेटा, अगर मालूम है तो फटाफट बोलो, नहीं मालूम है तो फिर मैं बताता हूँ। वेट मनन, मुझे मालूम है? नहीं मालूम है तो फिर आई विल गिव द 2 more chances. Now the next number मैं किसको चांस दूं? स्वरा चंद्राना, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ जी बोलिए, आंसर बोलिए। Sir, I don't know. I have think, but I don't get my answer. तृप्ति सिंह, मैत्री तरविया, Yes, sir. you know the Hello, answer, please reply. Sir, sericulture is not considered as an eco-friendly activity because in its machine there are many noise and it also does noise pollution. Sir, they boil the cocoon, so it also pollute the air because smell also come from it and gases also come from it. Okay, Manan Kholia, please reply. Manan, Sir, I have written in chat box. क्या बोल रहे हो बेटा? सर वैसे गला उसने चैट बॉक्स में आंसर दिया है। अच्छा, चैट बॉक्स में आंसर दिया है आपने? रुक जा, मैं देखता हूँ ना। Sir, if sericulture was not found there were a lot of silkworm and there would be an imbalance in the environment. तो क्या लगता है आपको मनन? नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई सेरिकल्चर में अगर मैं सिल्क वॉर्म्स को हटा दूंगा, है ना, देखो मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ। सेरिकल्चर प्रोसेस आप कर रहे हो तो सेरिकल्चर में आप ये कहते हो कि भाई सेरिकल्चर जो है वो इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है बेटा? इको फ्रेंडली का मतलब होता है कि इस प्रोसेस को करने की वजह से बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आई वॉन्ट टू कट द ट्रीज, then this activity is not eco friendly. Cutting down the trees is not eco friendly. मतलब अगर मैं ट्रीज को कट करूंगा तो मैं केवल ट्रीज को कट नहीं कर रहा हूं, ट्रीज के साथ साथ ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रीज के साथ हमारी सॉइल जुड़ी हुई है, तो मैं इनको भी इफेक्ट कर रहा हूं, है ना। मैं ये जानना चाहता हूं मनन आपसे कि सेरिकल्चर में अगर मैं सिल्क वॉर्म को मार देता हूं, सिल्क वॉर्म को मैं किल कर देता हूं, तो उनके किल करने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो क्या कर रहे थे मेरे लिए? Excuse me, sir. हाँ मनन बोलो। Sir, what is homework?
बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मनन, गिव मी द आंसर। यू नो? Yes, sir. No. मालूम है? चलो कोई बात नहीं। ओके चिल्ड्रन, अब सुनो, 5 minutes आर रिमेनिंग, नाउ लिसन माय आंसर। बेटा देखो, आप लोग, मैं कभी कोई होमवर्क देता हूँ ना बेटा, तो सीरियसली आप लोग थोड़ा उसके बारे में सोचा करो, थोड़ा बैठ करके, है ना। इको फ्रेंडली क्या होता है, क्यों है ये, है ना, कि पॉसिबल आंसर्स क्या होने चाहिए। जितना ज्यादा आप थिंक करोगे, जितना ज्यादा अपने ब्रेन को आप क्रंच करोगे, जितना ज्यादा अपना दिमाग घुमाओगे ना, जितना ज्यादा अपने ब्रेन को प्रॉब्लम्स में डालोगे, उतना ज्यादा आपका विकास होगा, उतना ज्यादा आपका ब्रेन की थिंकिंग बढ़ेगी। आंसर तो बेटा देखो, आंसर तो मैं बता ही दूंगा आपको, दैट्स नॉट अ इश्यू। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं बता सकता। बट द थिंग इज दैट कि आप, फ्यूचर बेटा आपका है ना। ये चैप्टर मैं इससे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि मुझे नहीं आता, ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कम से कम 10-15 मिनट का सोचा करो इसके बारे में ना। सेरिकल्चर है, ठीक है, इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, कि क्या पूछना चाहते हैं हमसे। चिल्ड्रन, नाउ प्लीज लिसन, व्हाट वाज द क्वेश्चन? सेरिकल्चर इज नॉट कंसीडर्ड एन इको फ्रेंडली एक्टिविटी। बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं इकोसिस्टम क्या होता है। यू ऑल नो अबाउट द इकोसिस्टम। अब क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इकोसिस्टम क्या होता है मालूम है आप लोग को? नाम सुना पहले कभी इसका? आया ना तो बोलो। No, इकोसिस्टम sir. Yes, sir. नहीं सुना? सर आया था। Yes, ma'am. कोई बात नहीं। देखो बेटा, दिस इज द सिस्टम। इकोसिस्टम इज द सिस्टम इन विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ आर इंटरलिंक्ड। मैं आपको बताऊं, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, चाहे ओमनीवोर्स हो, ऑल द एनिमल्स ऑफ द होल अर्थ, दे ऑल आर लिंक्ड विथ ईच अदर। दे ऑल आर लिंक्ड विथ ईच अदर। सारे के सारे आपस में क्या है? लिंक्ड है, ठीक है। आई कांट सेपरेट ईच अदर। अब एक ऐसा चेन जिसमें सारे एनिमल्स आपस में लिंक है, उनमें से अगर किसी भी एक एनिमल को अगर मैं किल करता जाऊं, किसी भी एक एनिमल को अगर मैं किल करता जाऊं, लगातार किल करता जाऊं, लगातार किल करता जाऊं, तो उसका इंपैक्ट हमारे बाकी एनिमल्स पे भी पड़ेगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ आर इंटरलिंक्ड। ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ, आपको कहीं लिखना नहीं है बेटा, जस्ट ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ आर लिंक्ड विथ ईच अदर। नाउ इन दिस सिनेरियो वी कांट किल अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल एनिमल, द सिंगल स्पीशीज, the same type of species of a single type of animal, the same type of animal of a single species, मैं किसी एक पॉपुलेशन के एनिमल्स को किल कर दूं, दिस इज नॉट अ गुड फॉर द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। ये हमारे अर्थ के इकोसिस्टम के लिए गुड नहीं है, ऐसा माना जाता है कि ये गुड नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं बेटा, सेरिकल्चर में यूज होने वाला सिल्कवॉर्म, उसका इंपैक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत ही कम होता है। मतलब वो रहे या ना रहे, हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क हमें नहीं पड़ेगा ना, बर्ड्स को पड़ेगा। द एनिमल्स दोज हु यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स, वो बर्ड्स जो पेस्ट को ईट करते हैं, वो एनिमल्स जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, उनको फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दिस विल बी कंसीडर्ड एज